प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। Anyway, जो भी है कहता कि इतना शायद बचाव जाए, नहीं तो मैं तो उन्हें सोच के आया ऐसे ही खसमा नु खाए मैं उन कुर्सी के पीछे अपना तकलीफ डाला। और मैंने फोन कर देना सोमवार आ जाओ। मैं आज पोजीशन ले ली थी। अच्छा भाई बस बच्चे लोग जब चाय वाय चाहिए होगी बता। घर में मैं थी, मेरा छोटा भाई और मेरी माँ जो बीमार रहती थी, और मेरे फादर दारजी जो हर वक्त बिजी रहते थे अपने मरीजों के साथ। और जो मेरा भाई था वो तो उधर से स्कूल जा रहा है, उधर से आ रहा है, उसकी खातरें हो रही हैं, वो हॉकी खेलने जा रहा है, वो दोस्तों के साथ जा रहा है, और हम कहाँ जाएं? हमारे लिए तो एक छत है, आसमान है, कौवे हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, और यहाँ किताबें हैं। You know, it goes back longer than I can remember, but my mother said that my canvas was even the walls on which I would draw with charcoal and newspapers, and she says I used to draw a lot of houses. I don't know what's the reason for that. I used to draw houses that looked like human beings, and maybe it's because we were more or less homeless, as she analyzes it. जब भी आप बचपन की बात करो तो कई कुछ अंदर सोया होता है, सोए हुए समंदर, गहरे समंदर की तरह। इसके नीचे पता नहीं कितनी दुनिया बसी पड़ी है, सीपियों की, मछलियों की और ख़तरनाक चीज़ों की, या एक जो रहस्य होता है अनजानेपन का, उसकी। तो ख़ास करके जो बचपन है वो बड़ी रहस्यमयी चीज़ है। वो तो उसको तो बस छेड़ो तो छिड़ता चला जाता है। जो तमाम हंसना, खेलना, खिलखिलाना और मस्ती और हुड़दंग और एक केयर फ्री होना, और स्कूल की बहुत सी सहेलियाँ और नई नई शरारतें, ये जो सारा कुछ होता है हमारे बचपन में हुआ ही नहीं। मुझे पता था कि हमारी जो छत के ऊपर एक चीज़ होती थी, मुंडेर, उसको ममटी कहते थे। तो वो ममटी के कोने जो थे, वो कौन से तारे उन कोनों से कितना दूर हों तो रात का क्या बजा होगा, वो तारों का ट्रैवल करना जो है वो मैंने सिर्फ देखा नहीं, उसको अपने अंदर जज़्ब किया, उतारा। तो मेरा ख्याल है जो बच्चे सारा दिन खेलते रहते होंगे, जिनकी आम बचपन वाली सारा कुछ उनको मिलता होगा, तो उनको शायद तारों का चलना नहीं देखा हो उन्होंने। My mother always said that, you know, we are given our features and our religions by our parents, and she herself is called Ajit, and she always disliked her name because she said it's so flat and uninspiring, and it's the same for men and women. So she gave me the freedom to choose my own name whenever I wanted to. And the first name that came to my mind was Amrita, from Amrita Shergill, because I used to feel so close to her work.
The first oil I ever did in my life at the age of 10 or 11 was an emulation of Amrita's Three Hill Women. So obviously the first name that came to my mind was Amrita. And the second that dropped in from somewhere, I don't know where, was Arpana, which I had never heard it earlier. I didn't know the meaning. It was later that I realized that Arpan is to give, it's an offering. ये लड़की बड़ी मीन मेख निकालती है जसवंत कौर। इस तेरी बेटी ने बड़ी होकर वकील तो नहीं बनना, मेरी नानी मेरी माँ से कहती। उस कमरे की चौड़ी खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा बाहर छज्जे पर खुलता था गली की तरफ। गली का नाम था पीर मक्की की गली। वो गली जिस सड़क से जुड़ी हुई थी वो सड़क रावी दरिया की तरफ जाती थी। उसका नाम था रावी रोड। और कमरे की जो चौड़ी खिड़कियाँ और चौड़ा दरवाज़ा गली की तरफ छज्जे पर खुलते थे, उन पर मोटी चिक्कें तनी रहती थीं हर वक्त। मैं जब भी चिक हटाकर बाहर छज्जे पर जाने लगती, मेरी माँ और नानी झिड़क देती, लड़कियाँ नहीं जानती चिक्कों के बाहर। मुझे लगता है मेरी बनावट में यानी मेरे टेक्सचर में ये सब चीज़ें मिल गई हैं, या इन्हीं सारी चीज़ों ने मुझे गढ़ा है। नहीं, ये भी कह सकते हैं कि ये उस कमरे की साजिश थी जो मेरे लहू में मिल गई जन्मते ही। अब हमारा भाई उर्दू पढ़ता था, बड़ी जलन होती थी। अब उसको हम कहते थे कि भाई जब तू तख्ती पे लिखे तो ज़रा बोल बोल के लिख, तो उसका बोलना और वो लफ्ज़ों की शक्ल देख के हम समझ लेंगे कि क्या होता है उर्दू। तो उसने कहा कि ठीक है, हमारी जो तख्ती है लकड़ी की होती थी उसकी धुलाई करना, उसकी फिर गाछनी मट्टी को घोल के उसकी पुताई करना, फिर वो फ्लेक्स होते थे छोटे छोटे काली स्याही के, उसको मट्टी की दवात में रात को भिगोना, दवात तैयार होनी चाहिए सुबह, और कलम बनानी उसकी, और फिर उसमें चोंच लगानी छोटी सी। तो ये सब तैयार होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें मेरी तैयार तू रोज़ करेगी तो मैं बोल बोल के पढ़ूँगा। इस तरह से मैंने उर्दू सीखा। तो उर्दू भी पढ़ने लगी, हिंदी भी पढ़ने लगी, पंजाबी भी पढ़ने लगी, लेकिन सब छिपा के चुरा के। I must say, I was a very tentative person. I was afraid of the world. I was extremely shy. I even till my 20s used to have a chair in the bathroom and a book. And every time we had visitors, I would retreat there and come out only when they were gone, and I would check up from time to time whether the voices were gone, and then I would come out. My mother, I was very, very conscious as a single parent. Raising me up was working overtime. She was teaching in a school herself, in a government school, and doing a lot of translation work late into the night, you know, till midnight and even beyond, and then getting up in the morning, cooking our lunch, rushing off for her school, packing us off to ours and all that. So that was a lot of work, I felt, and I had to justify it by working harder than other children. So whether I liked doing it or not, I used to think that to wash off the guilt of somebody working their nails off to put me through a good school, that I had to justify it by giving her some reward in turn, and that was by good results or being a good student. So I would work very hard.
सुबह सुबह झाड़ू लगते थे, इतने बड़े बड़े झाड़ू, और ऊपर से हम देखा करते थे पूरी सड़क को गा गा के वो सफाई कर रहे हैं, और पीछे माशकी होते थे, यूं यूं करके छिड़काव करना उन्होंने, और सारी सड़क में से मट्टी की सौंधी खुशबू सुबह अभी सूरज उगने से पहले उठा करती थी। इतनी साफ शफाफ सड़कें, मुझे लगता था लाहौर शहर जैसी कहीं है ही नहीं। और फिर मैं जब लौट के लाहौर गई 4-5 साल पहले, तो सारी सड़कें धूल से भरी हुई। तो मैंने कहा वो कहाँ गए झाड़ू देने वाले, वो माशकी कहाँ गए? माशकी माशकी क्या होते हैं? तो वो ज़माना गुजर गया। जो ज़माना गुजर जाता है उसको आप पीछे लौट के वहाँ उस जगह पे पहुँच जाओ, चाहे उस ज़माने को नहीं आप ना छू सकते, ना पकड़ सकते, ना देख सकते। 15 अगस्त की रात को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और हम बेघर होकर उजड़ गए। ये भी एक अजीब एहसास था कि उजड़ना क्या होता है, जब पता ही ना हो कि आप कहाँ रहना है, क्या खाना है, आपका अगला खाना कहाँ से आएगा। क्योंकि हम तो 2 महीने ज़रा ये शाल में जल रहा है, वो पार्टी दरवाज़ा जल रहा है, सही रात यही होता था। और आगे लगती थी और नारे बुलंद होते थे, उधर से अल्लाहू अकबर, इधर से हर हर महादेव, बोले सो निहाल। सब एक दूसरे को बताते थे हम हैं, आओ तो ज़रा। तो ये आओ तो ज़रा ज़रा में वो बढ़ता जाता था सारा कुछ। तो हम मई में शिमला चले गए थे कि ये तो 2-4 दिन की बात है, ऐसा होता ही है, भाई भाई लड़ते ही हैं, कल को ठीक हो जाएगा। और एकदम वापस ही नहीं जा पाए। अब वहाँ वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी जो कि मुसलमान उसमें से जा चुके थे, अपना पूरा घर छोड़ गए थे बेचारे, लेकिन ताले लगा गए थे सब कमरों को। अब मेरी माँ कहे कि इन तालों को नहीं खोलना, जैसे बेचारे वो ताले लगा गए हैं ऐसे हम भी वहाँ ताले लगाए हैं। ये तो 2 दिन की बात है, कल को जाके हम अपने ताले खोल लेंगे, वो आके यहाँ अपने ताले खोल लेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की कड़क जाड़ों में हम वरांडे में रहे, उनके कमरे नहीं खोले हमने कि वो बेचारे आएंगे। और मेरी माँ कहें हम तो नहीं खोलते, उनकी आह लगेगी। We used to say August is a horrible month because 6th August was Hiroshima and 9th August was Nagasaki. And exactly so many decades later, in February this year, when I got a letter from Hiroshima saying that they wanted to commission me to do one very large painting on the occasion of the 50th anniversary this year. And the work was to go in the permanent collection of Hiroshima Museum. It brought back very vividly those childhood horrors of August being the worst month only because of Hiroshima and Nagasaki. I took 6 months to do the painting. I put all of myself, all that I was capable of giving into that painting, and it's finally going to Hiroshima forever. अब पढ़ें कैसे? दिन में तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप सारा दिन किसी न किसी की नज़रों के नीचे, मतलब जैसे नज़रें वो वेल्डिंग टॉर्च होती है ना, ऐसे सारा टाइम आपकी वेल्डिंग कर रही हैं। तो मुझे लगता था मेरे सारे जिस्म में छेद होते हैं जब कोई मेरी तरफ देखता है। और उस ज़माने में ये ज़रूरी है कि लड़कियों को, और आज भी, मतलब उसकी कटाई छटाई करते रहो। और जो पेड़ फैल सकता था आसमान की तरफ, उसकी बाहें फैल सकती थीं, वो धूप और बारिश और हवाएं पी सकता था, उसको काट काट के छोटा करके छोटे से गमले में लगा दो, उसको कहो बोनसाई।
तो लड़कियों को कटाई छटाई करके बोनसाई बना देना हर माँ बाप का बिल्कुल परमो धर्मा वो समझा जाता था। तो इसलिए वो किताब पढ़ी कहाँ जाए, तो हम रजाई के नीचे छिपा के पढ़ रहे थे। तो दारजी वहाँ से कहीं से गुजरे, उन्होंने कहा ये मोटा मोटा कैसे क्या हुआ है। हटाया तो हम अंदर किताब पढ़ रहे हैं, वो ठुकाई हुई जिसका हिसाब नहीं, और किताब के चिथड़े वो उड़े कि कागज कोई नजर ही नहीं आ रहा था। Rame, you passed on the bail to Chan? I withdrew. Good. I signed that I don't have any property in my name. Did he make faces? Huh? पहले पालो. Did he make faces? Who? चंगी तरह पालो क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा. शांतना. एक सेकंड. या all एक सेकंड अर्पणा. Mommy had the tendency to work late into the night, long after we went to sleep. For instance, when we were in the working women's hostel, I remember especially that she would be translating these very thick books like Portrait of a Lady by Henry James from English into Punjabi. And I would sometimes feel very angry at those books, you know, that they are so endless and she has to translate them. And sometimes I had that anger against those very thick books and the work which would never finish, and so many nights spent in printing presses when she printed her magazine. I mean, I was born and brought up in Delhi, and the city at that time also seemed big and alien. It seems more so now. There are little patches of relief. One enjoys, for instance, film and theatre in the city, and a few other things like art exhibitions which come here. But apart from that, I do have a love-hate relationship with this city. I think the slight insecurities of childhood carried on in some form or the other into adulthood. ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। I would use my immediate family, like my grandfather and my mother, in lots of works. And he was the one loving male in my small orbit. So I used him several times, holding me in his lap as a little child. Usually you have this mother-child thing, but here it was this old man with a turban and a white beard with me in his lap. मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजय निरंजन देव रहा जिनकी ये रंग अनेक प्रकार ओपत परलो निमक मजार। This painting is of a series called Juggler, which I did in 1982 or 83. It was a series of 10 or 12 works, and this is my favorite work of those. This little girl who's covering her face with her hands, you know, is an act of shame, which I must confess to feeling, as I was also turning from a young person to an adolescent. And that's a feeling which I think a lot of girl children feel. I must confess that
one great insecurity one lived with as a child was the absence of a father in the house. And the social pressures of that were too much for me to put up with as a child, because those were times when separated families were very, very unusual. And among our relatives or friends, we were the only ones who were without a father. And that fear, you know, of being exposed to a world without this umbrella of a father figure was always in my mind. And I'm 41 now, but I still haven't lost that longing that I too had a father like other children. Yeah, I would totally forget everything around me when I was painting. And it was just me and this one-to-one relationship with the canvas. So it was just me and the canvas, and we were both happy with each other. So nothing else seemed to matter. So it was a very meditative experience and very fulfilling. And I felt like a different person when I painted. I felt quite whole and not incomplete as I did in the outside world. I always loved her work, and there's a certain nostalgia about it, an old world charm, which you know, belongs to the time in which these works were painted. So they still touch my heart in certain places. But I must confess that the world has become a much more complex place. You know, I reacted to these paintings much, much more as a child. But later one is exposed to so many other influences, and now you can see what revolutions have come about in films, painting, sculpture, literature. So your consciousness is bound to change. So there's a part of me that still responds to these works. In childhood, it was responding only to these works, but now, of course, I respond to other types of work as well. In that way, I have changed. The works retain their beauty, but I think I have changed with the times, as I myself must seem a little outdated, I'm sure, to coming generations. तो बेघर होने की जो फीलिंग है वो तो मेरा ख्याल है पार्टीशन के वक्त, जब मैं तकरीबन 12.5 बरस की थी, तब हुई कि कहाँ भटकें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, मतलब किसी को मालूम नहीं था। तो सब जैसे आंधी में तिनके उड़ते हैं ऐसे उड़ रहे थे और जगह तलाश कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक अर्पणा का सवाल है, मुझे इस पे बहुत रहम आता है, क्योंकि पहले दिन से ही इसको घर नहीं मिला। तो जब बहुत छोटी थी तब मेरे खावंद के हुक्म के मुताबिक मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा कि नौकरी करनी है तो मैं अपनी रोटी खुद कमानी है। तो ये छोटी सी जान, इसको मैं प्रैम में डाल के सुबह सुबह भागती थी अपनी माँ के घर छोड़ने, और फिर मैं कॉलेज जाती थी, फिर वापस आके शाम को फिर उस प्रेम को घसीटती हुई थकी हारी घर लाती थी, फिर खाना बनाती थी, फिर इसकी थोड़ी देखभाल करती थी। और मुझे लगता है कि इसका बचपना जो है वो एक टूटे हुए घर में, बिखरे हुए घर में जो बचपना खो जाता है, और सिर्फ बच्चे का बचपना नहीं खोता, उस बच्चे का बचपना जो माँ बाप ने एंजॉय करना होता है। खैर बाप ने तो क्या एंजॉय करना था, नेवर वांटेड ए गर्ल चाइल्ड। तो इसके पैदा होते ही इसकी पीढ़ी पे मेरी माँ ने लिटाया और उन्होंने ठोकर मार के वो पीढ़ी गई उस दीवार के साथ, लड़की पैदा करके रखती वगैरह। तो शी वॉज नॉट ए वांटेड चाइल्ड
फॉर माई हस्बैंड। लेकिन मेरे लिए तो ये जैसे आसमान से सीधी एक बुलबुल आके बैठ जाए मेरे बिल्कुल नंगी शाखों पर। तो लेकिन मैं इसके बचपने को एंजॉय नहीं कर पाई। बच्चे का बचपन एक तो वो खुद एंजॉय करे, ये ज़रूरी होता है, और दूसरा उसके माँ बाप एंजॉय करें उसका बचपन, ये भी ज़रूरी होता है। तो जब ये बड़ी हो गई और मैं भटक रही थी, मैं रोटी कमाने में दिन रात मसरूफ़ थी, मैं इतनी थक जाती थी कि मैं अपनी खीज और गुस्सा भी कई दफ़ा इसी बेचारी पे निकालती थी, और हम मिल के रो लेते थे और मिल के सो लेते थे, और रज़ाई नहीं होती थी तो एक ही रज़ाई में दुबक के सर्दियाँ काट लेते थे। ये तमाम जो था घर क्या होता है, ईंट पत्थर का तो घर नहीं होता, घर तो होता है परिवार से घर बनता है, ना परिवार ना घर, हमारा तो कुछ भी नहीं था। तो एक प्रेम में इसकी और मेरी ज़िंदगी समाई हुई थी। जब मेरे खावन घर से निकाल देते थे, प्रेम में इसको डाल के, प्रेम में 2 या 3 इसकी फ्राकें होती थी, 1-2 मेरे सूट या साड़ी होती थी। 11-11 रुपए की साड़ी मैं पहनती थी, तब अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। तो वो डाल के प्रेम में पूरा घर समा जाता था हमारा, और उसी प्रेम में मेरे दोनों बच्चे हर आम उसको ठेलते हुए माँ बाप के घर आ जाते थे। 6 महीने के बाद फिर माँ बाप कहते थे नहीं नहीं अपने घर जाओ, जहाँ डोली जाती है वहाँ से अर्थी निकलनी चाहिए। तो फिर हम उसी प्रेम को ठेलते हुए वहाँ चले जाते थे। तो इसका सारा बचपन इसी बवंडर में खो गया। तो जैसे मैं कहती थी कि मेरा बचपन खो गया, तो मेरे से ज़्यादा भयानक इसके साथ हुआ, इसका बचपन खो गया। I've inherited some of her moral courage and also, this very uncompromising quality. And she has this immense pride and she's extremely outspoken. I think I've inherited some of that. और सिर्फ बच्चे नहीं इनहेरिट करते माँ बाप से, तो मैंने कम से कम इससे इनहेरिट किया है कि ये काम बहुत करती, इतनी लगन से इतना पेंट करती है कि कई दफ़ा मुझे अपने ना लिखने पर खुद गुस्सा आता है और मैं बैठ के लिखने लगती हूँ। I'm so happy to hear that.